हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोस्वामी लर्निंग पॉइंट। हम लोगों ने 11 क्लास के इंडियन ज्योग्राफी जिसका नाम है भारत के भौतिक पर्यावरण का चैप्टर 1 भारत की स्थिति हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे हम लोगों को भू आकृति विज्ञान यानी चैप्टर 2 देखना है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें हमें संरचना तथा भू आकृति विज्ञान चैप्टर 2 पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सेशन आप लोग को पसंद आएगा और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें। चलिए हम लोग बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर मिट्टी के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। जो असंगठित चट्टानें होती है वास्तव में क्या होती है, उसे हम मिट्टी ही कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानें व मिट्टियाँ में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। कितने वर्ष है? 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमें अंतर्जात और बहिर्जात बल को समझना है। अंतर्जात बल से क्या तात्पर्य है? अंतर्जात बल वह बल होता है जो पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ लगता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्जात। तो यहाँ पे हमें क्या अंतर्जात और बहिर्जात बलों को समझना है। देखिए अंतर्जात जो बल होती है वो पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ लगती है, जिससे क्या होता है? पठार का निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है, पहाड़ का निर्माण होता है। ठीक है। और होती है बहिर्जात बल, जो क्या करती है? पृथ्वी को संतुलित करने की कामें करती है। बहिर्जात बल जैसे कि अपरदन, अवक्षेपण, ये क्या है? बहिर्जात बल है। बहिर्जात बल से जैसे कि घाटी का निर्माण होता है, वैली जिसे कहते हैं, वो बहिर्जात बल से निर्माण होता है। इन बलों की पृथ्वी के धरातलीय और अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल। आप पृथ्वी की विवर्तनिकी हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय यानी एनसीईआरटी 2006 में पढ़ चुके हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो कोबर महोदय हैरी हैस ने दिए थे, उनके बारे में देखिए दोस्तों। प्लेट जैसे कि हम लोग का समाप्त हो जाएगा 11 क्लास का जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होते हैं एक एक करके पीपीटी में मैं उसको बता दूंगी। ठीक है। अभी बुक चल रही है तो अभी हमें बुक पढ़ना है। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था। बिल्कुल। क्या बोल रहा है यहाँ पे? करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यानी हम लोग को पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से नीचे क्या थी? इंडियन प्लेटें थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी की हिस्सा थी। देखिए इंडियन प्लेट में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर क्या बोलते हैं हमारा इंडिया, जो गोंडवाना लैंड का भाग है, वो प्लेटें थीं। करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व यानी इधर की तरफ और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की तरफ खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने के विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है। क्या है? इंडियन प्लेट अभी भी खिसक रही है। और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके
क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों और प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। कितने खंड में भारत के जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसको हम लोग कितने खंड में विभाजित कर सकते हैं? 3 खंडों में। प्रायद्वीपीय खंड, उसके बाद हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, हिमालय पर्वतमाला होगा, पश्चिम तटीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, इतने खंडों में हम लोग इस देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी-फटी है। कभी स्टेटमेंट में से पूछ सकता है, प्रायद्वीपीय खंड की क्या है? उत्तरी सीमा कटी-फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर के अरावली पहाड़िया के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ और गंगा डेल्टा तक जाती है। कहाँ तक जाती है? जो प्रायद्वीपीय खंड है वो क्या है? उत्तर में कटी-फटी है और जो कच्छ है कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ से होकर के अरावली पर्वत के पश्चिम में से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है और फिर यमुना गंगा की नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ी और गंगा डेल्टा तक जाती है। गंगा डेल्टा आप लोगों को पता है, सुंदरवन डेल्टा। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। किस खंड का? जो मेघालय है, मेघालय का पठार है उत्तर पश्चिम में, और जो राजस्थान है का जो पश्चिम वाला एरिया है वो क्या है? प्रायद्वीपीय खंड का ही विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। कौन सा भाग छोटा नागपुर पठार से अलग करता है? जो पश्चिम बंगाल में एक मालदा भ्रंश है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। जो मालदा गैप है, राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल सदृश स्थलाकृति में ढका हुआ है। यानी जो राजस्थान में जो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है वो क्या है? मरुस्थल एरिया में है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय खंड किससे बना हुआ है? प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प में यह भूखंड एक कठोर रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के कुछ हिस्से विवर्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तन होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों और खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के अनेक उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है, जैसे अरावली, नल्लामला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा। देखिए, जो हमारा प्रायद्वीपीय खंड है इसमें अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है। अवशिष्ट पहाड़ किसे कहते हैं? यानी जो हमारे पहाड़ तो बोलते हैं लेकिन वो क्या होता है? पहाड़ की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसको अवशिष्ट पहाड़ियाँ बोलते हैं। अरावली, नालामला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा आदि क्या है? महेंद्रगिरी, ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे नदी की जो उथली होती है उसकी प्रवणता क्या है? बहाव क्या होता है? कम होता है। भू आकृति विज्ञान को हम लोग कितने खंडों में बांट करके देख सकते हैं? मोटे तौर पर भारत के भू निम्नलिखित स्थलाकृतियों को 6 खंडों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं की
भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जात और बहिर्जात बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश और छिप बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिकी हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। अच्छा, हम कैसे बोलेंगे कि ये नदियाँ क्या है, यहाँ की जो पर्वतें हैं अभी वो युवावस्था में है, क्योंकि यहाँ पे गार्ज का निर्माण होता है, भी आकार की घाटियाँ बनाती है, छिप्रिका और जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है कि ये पर्वत क्या है, अभी भी युवा अवस्था में है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत की तृतीय भूवैज्ञानिक खंड क्या है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम पर्वतमाला का नाम ले रही है, आखिर ये पर्वतमाला होता क्या है। देखिए, हम आपको